Dear students, to get the notification of next classes, you can subscribe my channel and press the bell icon. And you can also like, share and comment the classes to boost up my energy. गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में अपन ने वेक्टर के कंसेप्ट को स्टार्ट किया था। वेक्टर को डिफाइन किया था कि किसी भी भौतिक राशि को अपन सदिश रूप में परिभाषित करना चाहें तो उस भौतिक राशि के लिए 3 फैक्टर्स इम्पोर्टेंट हैं। पहला, उस भौतिक राशि का परिमाण, दूसरा उस भौतिक राशि की दिशा, और तीसरा कि वो सदिशों के योगफल या सदिशों के बीजगणित का पालन करना चाहिए, एल्जेब्रिक सम नहीं होना चाहिए। इसके लिए अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए थे, जैसे बल है, बल किसी न किसी दिशा में जरूर लगेगा, उसका परिमाण भी होगा, सदिशों के योगफल नियम की पालना भी करता है बल, तो वो क्या है, एक सदिश राशि है। ऐसे विस्थापन है, वेग है, ये क्या है, सदिश रूप में अपन ने परिभाषित किए थे। 3 फैक्टर्स में पहली बात की कि यदि भौतिक राशि का कुछ ना कुछ परिमाण है, दूसरा उस भौतिक राशि की दिशा है, और तीसरा कि वो सदिशों के बीजगणित मतलब सदिशों के योगफल नियम की पालना करता है, तो उस सिचुएशन में वो क्या है, एक सदिश राशि है। फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया था विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का। मैंने कहा था कि विद्युत धारा में क्या परिमाण भी होता है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर परिमाण होता है, लेकिन साथ में दिशा भी होती है। कि अपन कहते हैं परिपथ में विद्युत धारा कैसी बहती है, बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर रहती है। लेकिन कह क्या रहे हैं अपन, परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन फिर भी विद्युत धारा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो सदिशों के योगफल नियम का पालन नहीं करती है। सदिशों की जो ग्रामर है, सदिशों की जो बिरादरी है, जो फिक्स नियमों की पालना करती है, उन नियमों की पालना विद्युत धारा नहीं करती। इस वजह से विद्युत धारा क्या होती है, एक अदिश राशि होती है। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था प्रीवियस क्लास में, सदिशों के अपन ने प्रकार देखे थे। प्रकार में बहुत सारे सदिश देखे अपन ने, उनमें से एकांक सदिश या इकाई सदिश इंपॉर्टेंट रूप में देखा था अपन ने, समांतर सदिश देखे थे, प्रति समांतर सदिश देखे थे, शून्य सदिश देखे थे, विपरीत या ऋणात्मक सदिश को अपन ने देखा था। ठीक है। उसके बाद अपन ने एक सदिशों के योगफल के लिए त्रिभुज नियम को परिभाषित किया था। सदिशों के योगफल के त्रिभुज नियम में क्या था कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक ही क्रम में, इंपॉर्टेंट है, एक ही क्रम में 2 सदिशों को व्यक्त करती हैं। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं एक ही क्रम में 2 सदिशों को व्यक्त करती है, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उनके विपरीत क्रम में उन दोनों सदिशों के परिणामी को व्यक्त करेंगी। ऐसे सदिशों के योगफल के लिए मैंने त्रिभुज नियम आप लोगों को समझाया था। उसमें अपन ने क्या निकाला था, परिणामी निकाला था। 2 सदिशों के योगफल का परिणामी आर अपन ने कैसे निकाला था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर, एक सदिश ए सदिश था, दूसरा सदिश बी सदिश था। ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण थीटा था, तो अपन ने इन दोनों सदिशों का परिणामी क्या निकाला था, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है। दूसरा अपन ने परिणामी सदिश द्वारा ए सदिश के साथ बनाया गया कोण क्या निकाला था, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां तक के कंसेप्ट को आपको याद रखना था। आगे अब और कुछ कंसेप्ट सदिशों के साथ ऐड करते हैं। देखो, सदिशों के योगफल के लिए अभी डिस्कस करने वाले हैं समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज नियम क्या कहता है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाओं का अर्थ होता है जुड़ी हुई भुजाएं, दोनों भुजाएं किसी कॉमन पॉइंट पे जुड़नी चाहिए। जैसे यहाँ पे एक भुजा तो ये है और एक भुजा ये है, ये दोनों भुजाएं, एक तो OA और एक OB, ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के लिए आसन्न भुजाएं, क्योंकि ये एक दोनों भुजाएं क्या है, एक कॉमन पॉइंट पे उभयनिष्ठ बिंदु पे यहाँ पे देखो क्या कर रही हैं, इंटरसेक्शन कर रही हैं। बिंदु O पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। तो इस वजह से OA और OB क्या है, आसन्न भुजाएं इस समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं 2 सदिशों को व्यक्त करती हैं, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं 2 सदिशों को व्यक्त करती हैं, तो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, यहाँ पे विकर्ण क्या है, OC। इस समांतर चतुर्भुज क्या है, उन दोनों आसन्न भुजाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण
देखो एक विकेंड इसके लिए यहाँ यूं भी तो हो सकता है, लेकिन इसको अपन को नहीं लेना है। अपन को विकेंड कौन सा लेना है, केवल ये वाला विकेंड लेना है। क्यों? क्योंकि ये विकेंड दोनों आसन भुजाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजर रहा है। बात समझ में आ रही है? यदि किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करती हैं तो उन दोनों आसन्न भुजाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगा। यहाँ पे डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि आपका ओ ए सदिश इस डायरेक्शन में, ये देखो ए सदिश दिखा रखा है, इस डायरेक्शन में ये बी सदिश दिखा रखा है। दोनों का कॉमन पॉइंट उभयनिष्ठ बिंदु ओ है, तो यहाँ से इन दोनों का परिणामी सदिश दिखा रखा है ओ सी सदिश के रूप में। आर सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। यहाँ पे भी सिमिलरली जैसे अपन ने त्रिभुज नियम के अंदर क्या किया था, त्रिभुज नियम के अंदर अपन ने यहाँ इसको डैश डैश करके आगे बढ़ाया था और आगे बढ़ा के यहाँ से अपन ने क्या डाला था, लंब डाला था। देखो यहाँ पे ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो ये यहाँ पे बी सदिश है, तो ये भी क्या रहेगा, पी सदिश। सदिशों के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, उसका परिमाण और दिशा वो नहीं बदलनी चाहिए, तो सदिशों का कुछ भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी सदिश ये है, तो बी सदिश मैंने ए सी को भी बी सदिश लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि ओ बी सदिश और ओ सी सदिश की डायरेक्शन एक ही है। परिमाण मतलब समांतर चतुर्भुज में इस भुजा की और इस भुजा की लंबाई भी बराबर रहेगी, तो इस सिचुएशन में ओ बी सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ए सी सदिश। तो मैंने इसको भी बी सदिश लिख दिया है। बात समझ में आई? यहाँ पे मैंने इसको भी ये बी सदिश है आपका, ये बी सदिश है, तो मैंने इसको भी क्या लिख दिया है, बी सदिश लिख दिया है। यहाँ पे ये कौन थीटा था, दोनों सदिशों ए सदिश और बी सदिश के बीच कौन, तो यहाँ पे मैंने इस कोण को भी क्या लिख दिया है, थीटा लिख दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपने क्या किया, इसको डैश डैश करके इसको लंब डाल लिया, ये कौन है, थीटा, तो यहाँ ये लंब हो गया और ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। तो पहले तो साइन का रिलेशन निकाल लो, फिर कोस का रिलेशन निकाल लो। तो साइन के रिलेशन से ये यहाँ वाली ये भुजा ऊर्ध्वाधर भुजा, ये तो क्या हो जाएगी, बी साइन थीटा, और ये यहाँ से यहाँ तक की ये भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा क्या हो जाएगी, बी कॉस थीटा हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब देखो इसमें वही समकोण त्रिभुज का थ्योरम आपको लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। इससे क्या होगा, ये आपको रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी निकालना है। तो इस बड़े वाले समकोण त्रिभुज में इसके अंदर क्या कर लोगे आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या कर लोगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस सिचुएशन में आपका आर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। वो सिमिलर प्रोसेस है जो आपने त्रिभुज नियम में किया है, वो का वो प्रोसेस है। आपने क्या किया, आर स्क्वायर निकाला, तो आर स्क्वायर में मतलब कर्ण स्क्वायर में इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं, बड़े वाले की। तो इसमें आधार तो क्या है, ओ एन को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से लेके इसको पूरे को क्या लिख सकते हो, दो टुकड़ों में, ओ से लेके ए तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों को जोड़ सकते हो। तो ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर हो गया, प्लस ये लंब क्या है इसमें, सी एन का स्क्वायर, तो इनकी वैल्यूज रख दो। ओ ए प्लस ए एन का स्क्वायर क्या है, ओ ए प्लस ए एन का होल स्क्वायर, क्या करोगे आप, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को खोलोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। और आगे आपका यहाँ पे सी एन का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, या निकल के आ जाएगा आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। सेम आपने कहाँ किया था, त्रिभुज नियम में किया था। तो यहाँ पे रिजल्टेंट परिणामी का परिमाण क्या हो गया, सेम वो का वो फॉर्मूला निकल के आया, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दैट्स इट। यहाँ पे विशेष स्थितियों को और डिस्कस कर सकते हैं कुछ। यहाँ पे वो विशेष स्थितियाँ कौन सी हैं, देखो जब यहाँ पे थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो, ए सदिश और बी सदिश के बीच ये कोण क्या हो, 0 डिग्री हो, थीटा का मान 0 डिग्री हो, कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे कोस 0 का मान 1 रखोगे तो ये रूट के अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा और परिणामी आर क्या निकल के आ जाएगा, आर बराबर ए प्लस बी। मतलब परिणामी का मान अधिकतम, जब दोनों सदिश एक ही दिशा में होंगे तो परिणामी आपका अधिकतम निकल के आएगा। सेकंड केस में देखो जब थीटा का मान क्या हो, 180 डिग्री, मतलब ए सदिश आपका ए इस डायरेक्शन में है तो बी सदिश आपका इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा, ये कोण 180 डिग्री। इस सिचुएशन में परिणामी क्या होगा, न्यूनतम होगा।
सिंपल सी बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक बल इधर लग रहा है, एक इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो विपरीत दिशा में लगे तो परिणामी क्या होगा, न्यूनतम होगा। वही है, देखो यहाँ पे कोस 180 का मान यहाँ रखोगे तो वो क्या होता है, कोस 180 का मान -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, इसको क्या लिख सकते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, ए आर बराबर a माइनस बी। तीसरी स्थिति, यदि थीटा का मान 90 डिग्री है, मतलब आपका ए सदिश इस डायरेक्शन में है, आपका ए सदिश इस डायरेक्शन में है और बी सदिश इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच यहाँ कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो इस सिचुएशन में कोस 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पे रखने पर 2ab cos थीटा, 2ab cos 90 डिग्री, पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0। तो रूट के अंदर बचेगा क्या, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ये तीन स्थितियां अपन ने देखी। दूसरा, यहाँ पे समकोण त्रिभुज में परिणामी सदिश का ए सदिश के साथ बनाया गया कोण भी आप ज्ञात कर सकते हो, वही लंब बटा में कर्ण, तो बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ध्यान रखना, दो सदिशों का परिणामी है आर सदिश, तो परिणामी द्वारा ए सदिश के साथ बनाया गया कोण, तो आपने क्या सीखा है, मैं जो बोल रहा हूं इसको बड़े अच्छे से और गौर से सुन लीजिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस परिणामी आर सदिश का ए सदिश के साथ बनाया गया कोण आप अल्फा के रूप में या कहीं के रूप में भी डिफाइन कीजिए। टेन मान लो θ1, परिणामी का ए सदिश के साथ बनाया गया कोण क्या होगा, tan θ1। ये क्या होगा, ए सदिश के साथ बनाया गया कोण आप याद करना चाह रहे हो या ज्ञात करना चाह रहे हो, वो क्या होगा, ए सदिश के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कर रहे हो तो ऊपर क्या आएगा, बी साइन थीटा बटा में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यहां पे निकाल रहे हो आप, इसी फॉर्मूले को मैं डिस्कस कर रहा हूं। यहां पे आप क्या करना चाह रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, इस परिणामी आर सदिश के द्वारा, इस आर सदिश के द्वारा ए सदिश के साथ बनाया गया कोण, यहाँ पे बीटा दिखा रखा है, मैं बीटा नहीं लेना चाह रहा हूं, मान लो θ1 है, तो वो बनाया गया कोण क्या होगा, tan θ1 क्या होगा, ए सदिश के साथ बनाया गया कोण चाहिए तो ऊपर क्या आएगा, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल चाहिए मेरे को, तो रेसिप्रोकल का मतलब इस आर सदिश मतलब परिणामी सदिश द्वारा ए सदिश के साथ तो बनाया गया कोण आपने ज्ञात कर लिया, मैं बी सदिश के साथ बनाया गया कोण ज्ञात करना चाह रहा हूं। आर सदिश द्वारा बी सदिश के साथ बनाया गया कोण, मान लो वो tan θ2 है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे tan θ2। वो कैसे ज्ञात करोगे, अब यहां पे देखो ए को बी से रिप्लेस कर दो, पहले आर द्वारा ए के साथ बनाया गया कोण ज्ञात किया तो ये फॉर्मूला है ही। अब मैं आर द्वारा बी के साथ बनाया गया कोण ज्ञात कर रहा हूं, तो ए को बी की जगह रिप्लेस कर दो, तो ऊपर क्या आएगा, ए साइन थीटा। ए को बी से रिप्लेस करना है ना, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले जिन पे बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है तो आप इसको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे tan θ1 आपको डिफाइन किया आर सदिश द्वारा ए सदिश के साथ बनाया गया कोण, और यहाँ पे tan θ2 मैंने डिफाइन किया आर सदिश द्वारा बी सदिश के साथ बनाया गया कोण, ध्यान रखना। और थीटा क्या होता है, ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। फॉर्मूले को याद रखने की तरह ट्रिक याद रखना, कंफ्यूजन नहीं हो। आर सदिश द्वारा बी सदिश के साथ बनाया गया कोण है तो ऊपर ए आएगा, और यदि आर सदिश द्वारा ए सदिश के साथ बनाया गया कोण है तो ऊपर बी आएगा। ध्यान रखना, याद रखने का तरीका, कंफ्यूजन नहीं हो। चलो, सदिशों के योगफल से जुड़ा हुआ बहुभुज नियम और यहां पे अपन डिस्कस करेंगे। बहुभुज नियम ये क्या कह रहा है कि यदि अपन किसी n अशून्य सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज की n माइनस भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, तो यहाँ पे देखो कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अपने पास बहुभुज है और उस बहुभुज में n भुजाएं हैं, इन n भुजाओं में से एक भुजा तो छोड़ दो आप परिणामी के लिए, बच गई कितनी, n-1 भुजाएं। यदि आप किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं, उनमें से n-1
भुजाओं को, जैसे 7 भुजाएं हैं तो 6 भुजाओं को, 5 भुजाएं हैं तो 4 भुजाओं को। यदि आप n अशून्य सदिशों को n भुजा वाले बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो बहुभुज की अंतिम भुजा मतलब nवीं भुजा विपरीत क्रम में, उनके विपरीत क्रम में इन सभी सदिशों के परिणामी को व्यक्त करेगी या प्रदर्शित करेगी। सुनिएगा मेरी बात, फिर से सुन लीजिएगा। यदि n भुजा वाले बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा n अशून्य सदिशों को प्रदर्शित किया जाए, यहाँ पे अच्छे से इस चीज़ को समझ लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे डायग्राम बना हुआ है, इसी को समझ लीजिए। जैसे ए सदिश यहाँ पे है, बी सदिश यहाँ पे है, सी सदिश यहाँ पे है, डी सदिश यहाँ पे, ई सदिश यहाँ पे। तो यहाँ पे किया क्या गया है, देखो यहाँ पे इनके विपरीत क्रम में, इनका क्रम देखो, इनका क्रम आप देखोगे, ये ए सदिश का क्रम, ये बी सदिश का क्रम, ये सी सदिश का क्रम, ये डी सदिश का क्रम, ये ई सदिश का क्रम। लेकिन आर सदिश का क्रम क्या है, इनके विपरीत है। यदि किसी बहुभुज की जिनकी भुजाएं n है, यदि n भुजाओं वाले बहुभुज की n-1 भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में सदिशों को व्यक्त किया जाए तो उस बहुभुज की अंतिम भुजा उन सभी सदिशों के विपरीत क्रम में उनके परिणामी को व्यक्त करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझिए, आर सदिश को क्या लिखा है, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश। तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स को मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इतना कुछ था नहीं इसके अंदर। लेट वी डिस्कस फ्यू एग्जाम्पल्स। कुछ भी नहीं है, देखो आपने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करना है, यहाँ पे कंसेप्चुअल है वो बाद में देखेंगे, लेकिन एक बार कुछ एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक वस्तु पे क्या है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के बल, दो बल। एक वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, मैं एग्जाम्पल्स इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए कि वेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, वेक्टर्स को अपन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इस वजह से एग्जाम्पल्स हैं। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे डिस्कस करने वाले हैं। एक वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन परिमाण के 2 बल कार्यरत हैं। परिणामी बल की गणना कीजिए यदि उनके मध्य कोण 0 डिग्री है, 180 डिग्री और 90 डिग्री है। देखो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है ही नहीं। पहली सिचुएशन में आपको क्या कहा कि दोनों के बीच 0 डिग्री, इसका मतलब है ये सिचुएशन देखो, कोई ब्लॉक है उस पर क्या लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है वो इसी दिशा में लग रहा है और 4 न्यूटन का बल इसी दिशा में लग रहा है, दोनों समांतर हैं तो दोनों के बीच कोण कितना होगा, 0 डिग्री। जब थीटा का मान 0 डिग्री है, दोनों बल समांतर हैं, दोनों बल आपके क्या हैं, समांतर हैं, तो उस सिचुएशन में परिणामी क्या होगा, R बराबर A प्लस बी। ये विशेष स्थितियां अपन ने पीछे देखी हैं, तो कुल बल या परिणामी बल क्या हो जाएगा, R बराबर 3 + 4 बराबर 7 न्यूटन। ज़्यादा सोचने वाली बात थी नहीं। यदि दूसरे केस में देखो थीटा का मान 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जैसे एक बल इधर है तो एक इसके विपरीत दिशा में, तो इनके बीच कोण क्या है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के लिए अपन ने सिचुएशन डिस्कस की है कि नहीं की है। परिणामी क्या होगा आपका, R बराबर A माइनस बी। तो यहाँ से 4 - 3 न्यूटन, 4 - 3 का मतलब 1 न्यूटन, ठीक है। परिणामी बल की दिशा आप बताना चाहो तो परिणामी बल की दिशा भी क्या होगी, बड़े बल की दिशा में होगी। भाई दो बल एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो जीतेगा कौन, जो ज्यादा बल होगा। परिणामी बल की दिशा क्या होगी, 4 न्यूटन की दिशा में ही होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या था आपका, थर्ड केस 90 डिग्री, जब दोनों बल लंबवत हैं। तो दोनों बल लंबवत है तो ऐसा कुछ हो सकता है, 3 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो उस सिचुएशन में अपन ने क्या देखा था, R बराबर √ के अंदर ये फॉर्मूला था, तो कोस का मान 90 डिग्री रखो। तो इस सिचुएशन में ये है √ के अंदर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, टोटल क्या हो जाएगा 25, बाहर निकल के आएगा तो 5 न्यूटन। और यदि कोण आप कैलकुलेट करना चाहो तो tan अल्फा के लिए आपने वैल्यू कैसे निकाली है, tan अल्फा के लिए b sin थीटा अपॉन में थीटा का मान आपका क्या है 90 डिग्री, साइन 0 का मान क्या होगा, साइन 90 आपका काम में लेना पड़ेगा। साइन 90 का मान क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो 3 sin 90, 3 बच जाएगा आपका, और नीचे a + b cos 90 का मान क्या होता है 0, तो a ही बचेगा। तो 3/4 मतलब tan अल्फा बराबर ये 3/4 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा बराबर tan इनवर्स 3/4। परिणामी बल का परिमाण 5 न्यूटन और इसकी दिशा 4 न्यूटन से या 4 न्यूटन के बल से किधर है, 37 डिग्री पर है। देखो लगभग मान अपन को ये चीज़ें याद नहीं होती तो आप इतना छोड़ दें, tan इनवर्स 3/4, ठीक है। और कुछ एक आध एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं।
लेट वी डिस्कस दिस एग्जाम्पल। यहां पे आपको दे क्या रखा है, 5 इकाई के समान परिमाण के दो सदिश हैं और दोनों का परिमाण कितना दे रखा है, 5 इकाई। इनके मध्य कोण कितना है, 60 डिग्री। उनके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। उनके परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए और किसी एक सदिश से उसका कोण भी ज्ञात कीजिए। तो परिणामी क्या होगा, रूट के अंदर a² + b² + 2ab cos 60 डिग्री दे रखा है तो 60 डिग्री काम में ले लो। तो यहाँ पे 1 का 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, को 60 का मान 1/2 होता है तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 × 5 ये भी 25, तो 3 बार 25 आ गया प्लस प्लस 75 हो गया, रूट के बाहर 5 √3 आ जाएगा। ये तो परिणामी निकल के आ गया। किसी एक सदिश के साथ कोण आपको चाहिए था tan अल्फा, तो क्या होता है फॉर्मूला, किसी एक सदिश के साथ फॉर्मूला काम में ले लो, निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लीजिए। यहाँ पे देखो, जो छोटी सी बात मैंने आपको बताई थी ना, कोण हमेशा दो सदिशों की पूंछों के बीच देखा जाता है, उसको मत भूलना, ध्यान रखना। आपको सदिश ए सदिश दे रखा है और बी सदिश दे रखा है। ए सदिश अक्ष से 20 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब आपका ए सदिश कौन सी डायरेक्शन में है, आपका ए सदिश इस डायरेक्शन में है, जो अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, 20 डिग्री कोण बना रहा है। और बी सदिश अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, 110 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण कितना बचेगा, 90 डिग्री का है तो बचेगा। आपको जो थीटा काम में लेना है ना, वो ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण काम में लेना है। ए सदिश अक्ष के साथ 20 डिग्री का कोण बना रहा है और बी सदिश अक्ष के साथ 110 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण कितना हो जाएगा, ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। बात समझ में आ गई। परिणामी ज्ञात कीजिए। सदिशों के परिमाण दे रखे हैं 5 और 12 मीटर, 5 मीटर और 12 मीटर, तो इनका परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। फॉर्मूले में लगा दो वैल्यू a² b² + 2ab cos 90 डिग्री, वैल्यू लगाओ 13 मीटर निकल के आ गया। आर सदिश ए सदिश के साथ मान लो कि अल्फा कोण बनाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अल्फा का मान भी निकाल लो, वैल्यू लगाया 12/5, यहाँ से अल्फा क्या निकल के आ गया, tan इनवर्स 12/5। अक्ष के साथ कितना कोण रहेगा, अल्फा + 20 डिग्री का, ठीक है। अक्ष परिणामी का अक्ष के साथ बनाया गया कोण क्या हो जाएगा, 20 डिग्री तो पहले से, और ए सदिश के साथ बनाया गया कोण आप अल्फा ज्ञात ही कर रहे हो, तो कोण क्या निकल के आएगा, a + 20 डिग्री। बात समझ में आई। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फ्यू कंसेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। कुछ की पॉइंट्स इनको आप कह दीजिए, या फिर कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे सदिशों के योगफल से जुड़े हुए। 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सदिशों का योग क्रम विनिमय का पालन करता है। मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसमें। आप ए सदिश प्लस बी सदिश करो, चाहे बी सदिश प्लस ए सदिश करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए सदिश प्लस बी सदिश बराबर क्या होता है, बी सदिश प्लस ए सदिश। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए, इसमें सदिशों में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है। सदिशों का योग है वो साचार्य नियम का भी पालन करता है, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। जैसे आपके पास 3 सदिशों का योगफल करना है, तो आप पहले किन 2 सदिशों को जोड़ो फिर तीसरे सदिश में जोड़ो। आप करना चाहो जैसे ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, देखो इस ब्रैकेट में बता रखा है, और इसमें क्या ए सदिश प्लस बी सदिश को पहले जोड़ा है और फिर सी सदिश में जोड़ा है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है सदिशों का योगफल। आप चाहे पहले बी और सी को जोड़ के फिर ए में जोड़ दो रिजल्टेंट को, चाहे आप पहले ए और बी को जोड़ के रिजल्टेंट को सी सदिश में जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सदिशों का योगफल क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है। अब थर्ड केस में अपन ने देखा, ये पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं, जब दो सदिश समांतर हों तो उनके बीच कोण क्या होगा, 0 डिग्री। उनके बीच कोण 0 होगा तो इनका परिणामी क्या होगा, अधिकतम होगा। दोनों सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा। आर मैक्सिमम ए प्लस बी सदिश का परिमाण क्या होगा, अधिकतम। को 0 का मान ए होता है, रूट के अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, अधिकतम मान निकल के आएगा ए प्लस बी के रूप में। ध्यान रखना, ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण मैक्सिमम होगा, और वो क्या होगा, ए सदिश के परिमाण और बी सदिश के परिमाण के योगफल के बराबर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। ऐसे ही यदि आप बात करना चाहो, जब 2 सदिश क्या हो, प्रति समांतर, और प्रति समांतर का मतलब आप समझते हो,
एक सदिश इस डायरेक्शन में तो दूसरा सदिश इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री का। कोस 180 का मान क्या होता है, कोस 180 का मान होता है -1, तो -1 रखोगे तो यहाँ रूट के अंदर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्या लिख सकते हो, रूट के अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा a माइनस बी। ध्यान रखना यहाँ पे लगभग बराबर का ये इक्विवेलेंट का यहाँ पे सिंबल बताया हुआ है, क्यों, क्योंकि बड़े में से हमेशा छोटे को घटाना है। ध्यान रखना यहाँ पे मिनिमम प्राप्त होगा a माइनस बी, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, असमान परिमाण के दो सदिशों का परिणामी कभी शून्य नहीं हो सकता। एक 3 न्यूटन है और एक 4 न्यूटन है, किसी भी सिचुएशन में इन दोनों का परिणामी 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, दो असमान परिमाण के सदिशों का योग, सुन लीजिएगा, या तो आपने क्या देखा हर सिचुएशन में, या तो आपने देखा a प्लस बी, या आपने देखा a माइनस बी। एक मिनट, आपने क्या देखा परिणामी, या तो आपने देखा a प्लस बी अधिकतम, और न्यूनतम क्या देखा आपने a माइनस बी। अब आपने अधिकतम की तो बात करनी नहीं है क्योंकि परिणामी आपको शून्य करना है, तो न्यूनतम की बात ही तो करोगे। अब दोनों का परिमाण अलग अलग है, जैसे एक का मान 3 न्यूटन है, एक का 4 न्यूटन है, तो इनका अंतर न्यूनतम जो मान है वो 0 कैसे हो सकता है। ध्यान रखना, यदि असमान परिमाण के दो सदिश हैं तो किसी भी सिचुएशन में उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, ऐसे ही एक और नेक्स्ट कंसेप्ट है जिनको अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि यदि सदिश असमान परिमाण के हैं ना तो उनका परिणामी सदिश शून्य होने के लिए दो तो शून्य, असमान परिमाण के दो सदिश तो किसी भी सिचुएशन में शून्य नहीं हो सकते हैं। यदि असमान परिमाण के सदिश हैं तो उनका परिणामी शून्य होने के लिए कम से कम 3 समतलीय, मतलब जो एक ही तल में विद्यमान हो, कम से कम न्यूनतम 3 समतलीय सदिशों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे और बढ़ें एक और कंसेप्ट की ओर। क्या है, यदि दो सदिश आपको दे रखे हैं और उन दोनों सदिशों का परिमाण बराबर, जैसे ये a सदिश दे रखा है और आपको ये b सदिश दे रखा है, और दोनों सदिशों के बीच कोण क्या है, थीटा है। अब शर्त यहाँ पे ये दे रखा है कि a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण क्या हो, बराबर हो। सिचुएशन ये दे रखी है, यदि a सदिश का परिमाण का मतलब केवल वैल्यू की बात करें, और b सदिश का परिमाण, यहाँ पे ये मोड लगा रहे ना, ये परिमाण को व्यक्त कर रहा है। यदि ये परिमाण बराबर है, आपको दो सदिश दे रखे हैं और दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है, दोनों सदिशों के बीच कोण क्या है, थीटा है, तो इसका रिजल्टेंट कहाँ से गुजरेगा। यदि a सदिश का परिमाण और b सदिश का परिमाण दोनों का बराबर है तो इनका परिणामी r सदिश क्या होगा, इनका परिणामी r सदिश क्या होगा, इन दोनों के अर्धक से गुजरेगा, इन दोनों के अर्धक से गुजरेगा। मतलब क्या है कि इधर भी कोण θ/2, इधर वाला कोण भी θ/2 और इधर वाला कोण भी θ/2, बीच के कोण को 2 बराबर भागों में बांटेगा। यदि दो सदिश समान परिमाण के हैं तो उनका परिणामी सदिश सदैव उनके अर्धक पर होगा। ध्यान रखना, ये देख लीजिए सिचुएशन, a सदिश बराबर b सदिश, a सदिश का परिमाण बराबर b सदिश का परिमाण है, मतलब यहाँ पे कोण ये अल्फा और ये कोण बीटा, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बीटा, और बराबर क्या हो जाएगा θ/2 के, यदि a सदिश और b सदिश के बीच कोण थीटा हो तो। ठीक है, एक और सिचुएशन यहाँ पे है, क्या है, यदि a सदिश बड़ा है b सदिश के परिमाण से, a सदिश का परिमाण क्या है b सदिश के परिमाण से, तो आपका ये तो अल्फा है और ये बीटा है। a सदिश का परिमाण बड़ा है, a सदिश का परिमाण बड़ा है तो r सदिश किधर झुक जाएगा, a सदिश की ओर झुक जाएगा या b सदिश की ओर, किधर झुकेगा, a सदिश की ओर। तो यहाँ पे बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा से ज्यादा हो जाएगा। यदि जिसका परिमाण ज्यादा होगा परिणामी उसकी ओर खिसक जाएगा या उसकी ओर झुक जाएगा, तो यहाँ पे बीटा ग्रेटर देन, a सदिश का परिमाण b सदिश से ज्यादा है, a सदिश का परिमाण b सदिश से ज्यादा है, तो यहाँ पे बीटा ग्रेटर देन क्या हो गया, अल्फा, क्योंकि परिणामी a सदिश का परिमाण ज्यादा है ना, तो परिणामी a सदिश की ओर झुक जाएगा, तो अल्फा का मान कम हो जाएगा और बीटा का मान ज्यादा हो जाएगा।
नेक्स्ट कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। यदि दो सदिशों का परिमाण समान हो, ये लो, दो सदिशों का परिमाण क्या है, समान है, मतलब ए सदिश का परिमाण बराबर बी सदिश का परिमाण मान लो स्मॉल ए के बराबर है, और उनके मध्य कोण थीटा हो, तो परिणामी सदिश ए और बी के अर्धक पर होगा, ये ऊपर अपन समझ चुके हैं, और उनका परिणामी क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2 होगा। ये परिणामी कैसे निकल के आएगा, इसको आप जो परिणामी आर आपको दे रखा है ना, आर आपको क्या दे रखा है, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा दे रखा है ना, उसके अंदर ये चीजें रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर की जगह स्मॉल ए स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह स्मॉल ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह स्मॉल ए, बी की जगह स्मॉल ए, और cos थीटा। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो ए स्क्वायर को कॉमन ले लो और 1 प्लस cos थीटा को cos 2 थीटा वाले फॉर्मूले से रिप्लेस कर दो, आपका यही निकल के आएगा। इस सिचुएशन में ए सदिश और बी सदिश का परिमाण क्या होगा, 2a cos थीटा। याद रखना इस कंसेप्ट को। विशेष स्थितियां समझ लीजिए, यदि ये यहाँ पे ए सदिश और बी सदिश के बीच कोण क्या हो, थीटा 120 डिग्री हो, तो कोस 120 बटा में 2 होगा, और कोस 120 बटा में 2 मतलब कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, तो यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, और परिणामी क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। तो ध्यान रखना, यदि थीटा बराबर 120 डिग्री है तो आर मतलब परिणामी क्या होगा, मतलब ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण क्या होगा, बराबर ए सदिश का परिमाण बराबर बी सदिश का परिमाण बराबर स्मॉल ए। इस कंसेप्ट को अच्छे से सेट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके लिए आप क्या कह सकते हो, यदि एकांक सदिशों के लिए लेके बात करो, क्योंकि एकांक सदिश होगा, चाहे आई कैप लो, चाहे जे कैप लो, चाहे के कैप लो, कोई भी एकांक सदिश लो, उनका परिमाण क्या होता है, एक ही होता है। तो परिमाण ही तो बराबर चाहिए आपको, ये परिमाण बराबर होने की सिचुएशन, ठीक है। यदि उनके बीच कोण भी 120 डिग्री हो तो उनका परिणामी क्या होगा, परिणामी का परिमाण एकांक ही होगा, मतलब एक ही होगा। देखो, यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी सदिश भी एक एकांक सदिश हो, क्या कह रहा हूं, यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी भी एकांक सदिश हो तो उन दोनों एकांक सदिशों के मध्य कोण कितना होगा, 120 डिग्री होगा। इसको उल्टा भी आप बोल सकते हो, यदि दो एकांक सदिशों के मध्य कोण 120 डिग्री हो तो उनका परिणामी भी एक एकांक सदिश होगा। बात समझ में आई, सिंपल सा कंसेप्ट है। यदि परिमाण भी बराबर और दोनों के बीच कोण भी 120 डिग्री हो तो उनका परिणामी भी क्या होगा, उन सदिशों के परिमाण के बराबर ही होगा। यही तो बात कर रहे हैं विशेष स्थिति के अंदर। यदि दो एकांक सदिशों का परिणामी भी क्या है, एक एकांक सदिश है, तो सिचुएशन में दोनों एकांक सदिशों के बीच कोण 120 डिग्री होगा। इसके अपोजिट, यदि दो एकांक सदिशों के मध्य कोण 120 डिग्री हो तो उनका परिणामी भी क्या होगा, एक एकांक सदिश। यहाँ पे अपन क्लास को फिनिश कर रहे हैं। नेक्स्ट सदिशों के व्यवकलन से जुड़ा हुआ कंसेप्ट होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।